हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनवी रमन्ना के चीफ जस्टिस बनने के बाद काफ़ी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सख्ती दिखा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ लेड बेंच ने आंध्र प्रदेश के 2 टीवी चैनल्स के बारे में कहा कि सेडिशन के लॉ की लिमिट्स तय होनी चाहिए। खुद चीफ जस्टिस रमन्ना ने सिद्दीक कप्पन के केस में यूपी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, लेकिन उसको दिल्ली में एडमिट करके मेडिकल ट्रीटमेंट देने का ऑर्डर दिया। अब विनोद दुआ जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उनके एक शो के बारे में जो पिछले साल 30 मार्च 2020 को हुआ था, जिसमें उन्होंने एलिगेशन उन पे लगाया गया, ये कहा कि प्रधानमंत्री जी टेररिस्ट अटैक्स और डेथ्स को इस्तेमाल कर कर वोट ले रहे हैं। विनोद दुआ ने ये एफआईआर जो हिमाचल के बीजेपी के लीडर श्याम ने की थी, उसको क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को रोकने से इनकार किया। अजीब बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट का 117 पेज का ऑर्डर आ गया और कोर्ट ने पहले नोट किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई। जिस केस को हम राजद्रोह का मामला कह रहे हैं, उसमें 1 साल में वो पुलिस जो हिमाचल की बीजेपी सरकार के अंडर में है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वो स्टेटमेंट्स जिनको लेके ये सारा हंगामा था, वो विनोद दुआ ने बोले ही नहीं। यानी सेडिशन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो लोगों को हैरेस करने के लिए हो रहा है। आप देखिए कि पिछले चंद सालों में सेडिशन के केसेस में 160% इंक्रीज हुई और कन्विक्शन रेट, वो भी लोअर कोर्ट की बात हो रही है, अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैटर नहीं गए हैं, 3.3%। यानी 97% लोगों के खिलाफ जो सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो अदालत में साबित नहीं हो रहे। 2019 में 95 लोगों को चार्ज किया और सिर्फ 2 लोग कन्विक्ट हुए। मनमोहन सिंह की सरकार और प्रेजेंट गवर्नमेंट में अगर कंपैरिजन करें, मनमोहन सिंह की सरकार में 2010 से 2014 तक 3762 सेडिशन के तहत लोगों को चार्ज किया गया। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लास्ट 6 इयर्स में 7136 लोगों को चार्ज की। दरअसल कांग्रेस सरकारें भी, अपोजिशन की सरकारें भी सेडिशन के इस प्रावधान का दुरुपयोग करती रहीं। इनफैक्ट अंग्रेजों के जमाने में इस लॉ के तहत किसी को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट इशू किए अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 1974 में यह अमेंडमेंट किया और अब सेडिशन के चार्जेस पे बिना किसी वारंट के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। पट्टीदार एजिटेशन गुजरात में हुआ, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। जाट एजिटेशन हुआ, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। पत्थलगड़ी एजिटेशन हुआ, सेडिशन के चार्जेस। एनटीसीए के मामले में बीजेपी की सरकारों में प्रोटेस्टर्स पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। दिल्ली के दंगों के मामलों में सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। बिहार में 168, तमिलनाडु में 139, उत्तर प्रदेश में 115, झारखंड में 62, कर्नाटका में 50। और जो यूपी में ये 77% चार्जेस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगाए। यानी पिछले 10 सालों में
एक दो नहीं, 11,000 लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। इसलिए आज सेडिशन के लॉ पे बात करनी जरूरी है। हर चीज को राष्ट्रद्रोह कह देना, हर चीज में यह कह देना कि यह एंटी नेशनल है, यह हमारे लीगल सिस्टम के लिए अच्छी चीज नहीं। सेडिशन के लॉ का ओरिजिन राजा को बचाने के लिए था कि राजा के खिलाफ चर्च कुछ ना बोले, राजा के खिलाफ पब्लिक कुछ ना बोले। यानी अगर किसी ने राजा के जंगल में हिरन का शिकार कर लिया तो सेडिशन माना गया। हमारे अपने देश में किसी ने लिख दिया कि जनरल डायर ने जालियाना वाला बाग में खून की होली खेली, उसे सेडिशन माना गया। केसरी अखबार में बाल गंगाधर तिलक ने, शिवाजी ने हेवन से अगर यह कह दिया कि यह जो देश मैंने दिया था इसको बर्बाद कर दिया गया, उसको सेडिशन माना गया। सावरकर ने अगर पोएम लिख दी जिसमें गॉड्स का जिक्र है, उसको जज ने कह दिया कि ये गॉड का तो ऐसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है, असली मकसद तो ये जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसको भगाने के बारे में। 1704 में इंग्लैंड के चीफ जस्टिस होल्ट ने कहा सरकार के बारे में, और यहां सरकार अभी बादशाह है, उसके बारे में कोई बुरी बात कहे फिर तो कोई बादशाहत और सरकार चल नहीं सकती। क्या डेमोक्रेसी में और जनतंत्र में भी ऐसा होना है? जनतंत्र में तो सरकारें बदली जाती हैं, बदली जानी चाहिए। और कैसे बदली जाएंगी? जब अपोजिशन लीडर्स जनता को जो सरकार है उसके ने क्या काम किए खराब जिसकी वजह से वो कहें कि इनको वोट ना दें। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, सारी अपोजिशन पार्टीज एक हो गईं और उन्होंने बताया कि ये तानाशाही की है इमरजेंसी में। जनता से वोट मांगा और जनता ने इंदिरा जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी ने यूपीए की सरकार जो 10 साल से चल रही थी 2004 से 14 तक, उसमें पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में स्मृति ईरानी जी अक्सर प्रोटेस्ट किया करती थीं, अब जरा खामोश रहती हैं इस मुद्दे पे। रुपये के डिवैल्यूएशन पर चाइना को आंखें दिखाकर जवाब न देने पर सरकार की आलोचना की गई, तो जनता ने फैसला किया कि अब इस सरकार को बदलना चाहिए। इसलिए जनतंत्र में सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। सरकारें आती और जाती हैं लेकिन देश परमानेंट है। मैं ये समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में ही कह दिया था कि किसी के सिर्फ कह देने भर से, सिर्फ बोल देने से सेडिशन नहीं होता जब तक उस बोलने के नतीजे में वॉयलेंस ना हो, जब तक इंसाइटमेंट ऑफ हेट, एनिमिटी ना हो, डिसअफेक्शन से पब्लिक ऑर्डर को खतरा ना हो, सेडिशन नहीं होता। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन के 117 पेज का जजमेंट जो विनोद दुआ के केस में आया है, उसमें कोई नई बात नहीं कही गई। मेन बात यह कही गई कि जो केदारनाथ का जजमेंट है, यानी जब तक वॉयलेंस नहीं, सेडिशन नहीं, यही लॉ है और हर जर्नलिस्ट को केदारनाथ के जजमेंट का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। एक प्रश्न ये उठता है कि बोलने की आजादी तो सबको है, इसलिए इस जजमेंट से एक ये प्रॉब्लम हो गई कि जर्नलिस्ट तो सेडिशन के चार्जेस से बच जाएंगे लेकिन और लोग नहीं बचेंगे। इसलिए इस जजमेंट में ये एक क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। दूसरे, मुझे नहीं मालूम कि इस जजमेंट को देने में इतना समय क्यों लगा।
आर्गुमेंट तो समाप्त हो गए थे 6 अक्टूबर 2020 को। 8 महीने लगे हैं इस जजमेंट के आने में। ये बहुत बड़ा समय है इस तरीके के मुद्दे पे जजमेंट आने में। मैं समझता हूं कि मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी को समझना चाहिए कि उसमें सरकार को यह हक नहीं है कि लोग उसे प्यार करें। राइट टू अफेक्शन किसी सरकार को नहीं है। यह देश गांधी का अगर है तो हमें याद रखना चाहिए कि 100 मिनट का जो ट्रायल 1922 में गांधी जी का हुआ है, उसमें गांधी जी ने जज से क्या बात कही है। मैं चाहता हूं कि वो सेंटेंस राष्ट्रपिता के आपको पढ़ के सुना दूं। गांधी जी ने कहा था कि सेक्शन 124A is the prince among the political sections of Indian Penal Code designed to suppress liberty of the citizen। लिबर्टी का क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्वेश्चन। गांधी जी ने आगे कहा, एफेक्शन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और रेगुलेटेड बाय लॉ। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। कोई कानून जबरदस्ती लोगों के ऊपर यह ड्यूटी नहीं डाल सकता कि वो अपनी सरकारों से मोहब्बत करें, प्यार करें। प्यार तो दिलों का मामला होता है। गांधी जी ने कहा, इफेक्शन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और रेगुलेटेड बाय लॉ। इफ वन हैज नो इफेक्शन फॉर अ पर्सन और अ सिस्टम। आपको मालूम है अभी कोविड-19 की कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था कि सिस्टम को बुरा कहो, सरकार को ना कहो। इफ वन हैज नो अफेक्शन फॉर अ पर्सन और सिस्टम, वन शुड बी फ्री टू गिव फुलेस्ट एक्सप्रेशन टू हिज डिसअफेक्शन सो लॉन्ग एज इट डज नॉट कंटेम्पलेट, प्रमोट और इंसाइट वायलेंस। जो चीज गांधी जी ने कही है 1922 में, वही केदारनाथ ने कही है 1962 में। वही बात 2021 में 3 जून को सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तभी मैं कह रहा हूं कि इस जजमेंट में नया क्या है। सबसे पहले यह भी समझ लें कि जब इंडियन पीनल कोड बनी थी तो इसके ड्राफ्टर लॉर्ड मैकाले ने सेडिशन का ऑफेंस नहीं रखा था। सेडिशन को जुर्म बनाना पड़ा क्योंकि वहाबी मुसलमान जिहाद की कॉल दे रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये वो राष्ट्रवादी मुसलमान थे जो कह रहे थे कि मुसलमानों जिहाद करो अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ, इनको यहां से भगाओ। स्टीफन जिसने बिल को इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा ये घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ लोगों को वरगला रहे हैं। 1870 में यह लॉ आ रहा है, वहाबी मूवमेंट की वजह से आ रहा है। जब गांधी जी ने कह दिया था कि यह सप्रेस करता है लिबर्टी को, तो संविधान सभा को फिर इस बारे में कोई फैसला करना था। लेकिन सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी, उसने सेडिशन को लाने की कोशिश की। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन की नियत से जबरदस्त अपोजिशन हुई, उसे ड्रॉप किया गया। मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद सेडिशन का लॉ तो असंवैधानिक हो गया। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 यह कहता है कि कोई भी लॉ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, उनके विरुद्ध है, वो वॉइड हो जाता। यह बात तो गांधी जी की और तिलक की और सावरकर की हो रही है। अंग्रेज जजेस, उन्होंने भी इस लॉ को जब पढ़ा तो उन्होंने भी डाइल्यूट कर दिया था।
लेकिन प्रिवी काउंसिल ने नहीं माना 1947 में। आज मैं ये समझता हूं कि हमें ये मानने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केदारनाथ के जजमेंट में बात कही थी उसको सरकारों ने क्यों नहीं माना। क्यों कांग्रेस की सरकारों ने, कोई डैम के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई न्यूक्लियर प्लांट के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। कोई अगर सीएए के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। एक जनतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में कानून के बारे में दो ओपिनियन हो सकते हैं। कोई कह सकता है सीएए बहुत अच्छा लॉ है, कोई कह सकता है यह अच्छा लॉ नहीं है। मैं समझता हूं कि अब इस बात की शदीद जरूरत है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस बने, क्योंकि अगर कोई एक राजनीतिक दल यह कहेगा सेडिशन को समाप्त करें तो एक्सट्रीम राइट जो है उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देगा। यह हो चुका है। 2019 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह दिया हुआ था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सेडिशन को स्क्रैप कर देंगे। मनोहर लाल ठक्कर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा यह कांग्रेस तो बिल्कुल एंटी नेशनल है। बीजेपी ने कहा कि यह तो देश को कमजोर करने की साजिश है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स को यह क्लैरिटी आए कि सेडिशन के समाप्त होने से देश की सुरक्षा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने जा रहा। आज तो भारत सरकार की एक कमेटी इंडियन पीनल कोड के रिवीजन पे कॉन्स्टिट्यूट हुई है। उस कमेटी को इस मैटर को एग्जामिन करके स्ट्रांग रिकमेंडेशन देनी चाहिए। 2018 में लॉ कमीशन ने ऑलरेडी कह दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए सेडिशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, सेडिशन में आज सजा है सिर्फ बोल देने पे। बलवंत सिंह का केस है सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा जी की हत्या हो गई। इस आदमी ने सिनेमा हॉल से निकलकर कहा राज करेगा खालसा, खालसा जिंदाबाद। उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई स्लोगन कितना भी प्रोवोकेटिव हो, वो अपने आप में सेडिशन नहीं है। अब जेएनयू के कन्हैया कुमार के स्लोगन क्या सेडिशन है, इसे बलवंत सिंह के जजमेंट की लाइट में समझिए। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक दो नहीं, सेडिशन अगर हटा भी दी जाए, 21 प्रोविजन हैं इंडियन पीनल कोड में। उसके अलावा आर्म्स एक्ट है, उसके अलावा यूपा है। देश की संप्रभुता के साथ, देश की सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सेक्शन 121 है, यह चैप्टर 7 है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, सेक्शन 121 से 130 तक। फिर चैप्टर 7 है आईपीसी का, ऑफेंसेस अगेंस्ट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, 131 टू 140। सेक्शन 121 कहता है वेजिंग वॉर और अटेम्प्टिंग वॉर और अबेटिंग वॉर। अगर भारत देश के विरुद्ध कोई जंग करना चाहता है या कोशिश करता है या लोगों को उकसाता है कि देश के विरुद्ध जंग करो, उसको या तो मौत की सजा दी जाएगी या उम्र कैद। बगावत इस मामले में बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए क्या बात हो रही है, किसी ने अटेम्प्ट किया, अबेट किया, वेज करी वॉर, सजा होगी। राष्ट्र से कंप्रोमाइज नहीं होगा। बहुत से ट्रॉल्स बातों को समझते नहीं। मैं उनका जो राष्ट्र के लिए मोहब्बत है उसका आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, लेकिन थोड़ा दिमाग भी कहीं लगा लेते हैं। अंधा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 121A,
किसी ने षड्यंत्र रचने की कोशिश की देश के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी की, वेजिंग वॉर की, अटेम्प्टिंग वॉर की, अबेट किया। केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को क्रिमिनल फोर्स से हटाने की कोशिश की। उम्र कैद होगी या 10 साल की सजा होगी और फाइन होगा। और यहां कॉन्स्पिरेसी के लिए यह जरूरी नहीं है कि हटाएं। कॉन्स्पिरेसी के लॉ में आपको मालूम है, एग्रीमेंट इटसेल्फ इज पनिशेबल। सेक्शन 122, किसी ने हथियार इकट्ठे किए इस इरादे से कि वेजिंग वॉर की जाए भारत सरकार के विरुद्ध, लोगों को इकट्ठा किया, हथियारों को, एमिनिशन को इकट्ठा किया या कोई और तैयारी की वेजिंग वॉर की, 10 साल की सजा होगी और फाइन होगा। सेक्शन 123, किसी ने कोई एक्ट किया या इलीगल ओमिशन की, उसको मालूम था कि कोई प्लान है देश के विरुद्ध, वो बताया नहीं, 10 साल की सजा होगी। कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने किसी कैदी को, जो राज्य का कैदी है, किसी जंग में हमने उसे कैद किया है, उसको भगाने में कुछ काम किया, 10 साल की सजा होगी। सेक्शन 131, अबेटिंग म्यूटनी और अटेम्प्टिंग टू सिड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन, किसी ने अगर हमारे किसी फौजी को, किसी नेवी के आदमी को, किसी एयरफोर्स के आदमी को अपनी ड्यूटी से हटाया या बगावत की, विद्रोह किया, सजा होगी 10 साल की। किसी ने अबेटमेंट किया, उकसाया बगावत के लिए और बगावत हुई उसके नतीजे में, सजा होगी 10 साल की। तो मैं समझता हूं कि देश के कानून में पूरा प्रावधान है कि अगर कोई राष्ट्र के विरुद्ध जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी और सख्त सजा दी जाएगी। फिर सेक्शन 15 यूपा का टेररिस्ट एक्ट, whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security, जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आ गई, और सॉवरेंटी ऑफ इंडिया with the intent to strike terror और likely to strike terror, बम का इस्तेमाल किया, डायनामाइट का किया, किसी और एक्सप्लोसिव का किया या ऐसा कोई इरादा किया, सजा होगी। सरकार डिक्लेयर कर देगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो देश के कानून में 124A के हटने से देश कमजोर नहीं होगा। हमें बात को समझना चाहिए कि सिर्फ राजा का क्रिटिसिज्म और आलोचना बिना कुछ और वॉयलेंस किए मॉडर्न जमाने में सजा के लायक नहीं होता। एक धोबी ने भी तो भगवान राम पर इल्जाम लगाया था, क्या उस धोबी को सेडिशन की सजा हुई? वो तो राजा थे। ये बात तो हजारों साल पुरानी है। हम तो आज मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं। मॉडर्न जमाने में तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीजी दूरदर्शन वर्सेस आनंद पटवर्धन के केस में 2006 में, स्टेट कैन नॉट प्रिवेंट ओपन डिस्कशन रिगार्डलेस ऑफ हाउ हेटफुल डिस्कशन वॉज टू द स्टेट्स पॉलिसीज। वेंटिलेटर की पॉलिसी है, इन्होंने भी, विनोद दुआ ने उसका जिक्र किया था, मास्क के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। अगर कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, तो वो इंप्रूवमेंट होने के लिए आलोचना कर रहा है कि ये नहीं, ये करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का और राष्ट्र का विरोधी है। मैं समझता हूं कि हमारे देश को आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमारी रैंकिंग नीचे हो रही है, उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनने की ज़रूरत है।
सरकार को राइट टू लव एंड अफेक्शन नहीं है। लोग सरकार की आलोचना भी करेंगे, सरकार अपनी तारीफ भी करेगी, और उसके बाद मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में कंपटीशन होगा इन आइडियाज में, और फिर अल्टीमेटली जो देश के सॉवरेन हैं लोग, वो फैसला करेंगे। मैं ये समझता हूं कि राजा अब कोई नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी प्रधान सेवक कहते हैं अपने को। ये जनतंत्र है। जनतंत्र में जनता को अधिकार है कि वो सरकार की परफॉर्मेंस पर फ्रैंक डिस्कशन करे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।